कभी उन क्वेश्चंस को देखना। हाँ ठीक है, राइट। कभी यूपीएससी के एग्जाम को देखना, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सामान्य क्वेश्चंस होते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं होते। जो आपके फैकल्टी में क्वेश्चंस हैं ये डिफिकल्ट ही हैं, बिकॉज जब ये क्वेश्चन सेट किए जाते हैं तो ये डिफिकल्टी लेवल को सबसे ऊपर रख के सेट किए जाते हैं। समझ में? जैसे मान लो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, है ना, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग ही करे, जरूरी नहीं है। कई बार स्टूपिड क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है। बट एग्जाम में भी जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस वही आएंगे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड होंगे, स्टूपिड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना। तो उन स्टूपिड क्वेश्चंस को इग्नोर करना है, क्योंकि वो स्टूपिड क्वेश्चंस आपको स्टूपिड फील करवा रहे हैं। मैंने देखो, मैंने पहले भी बताया था, अब पेपर मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, देख के मैं बता सकता हूँ आपको कि भाई ये कैसा है कैसा नहीं है। पर अगर कोई ऐसी चीज है कि वो जरूरी है, अब ये नहीं है कि अगर आपको पता नहीं तो वो स्टूपिड हो गई। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस जो आपके इससे पिछला एफएलटी था उसमें मैंने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन डाला था, वो जरूरी है। अब ये नहीं कि भाई हमने तो पढ़ा नहीं या हमने तो उसके बारे में सुना नहीं तो स्टूपिड हो गया। जीएसटी का सबसे बड़ा मुद्दा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, हाँ। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो शायद हमने नहीं पढ़े होते, उन क्वेश्चंस की टेंशन भी नहीं लेनी, ठीक है, एफएलटी के थ्रू वो चीज कवर होगी। अगर कोई क्वेश्चन ही ऐसा है भाई, ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो डुएबल ही नहीं है, इम्पॉसिबली टफ फैक्ट डाला हुआ है, आई कैन नॉट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। Sir, sometimes it's like जैसे पूरी statement होनी चाहिए, then it would be correct. Sometimes we just do the correct because वो आधी statement भी ऐसे यूपीएससी में भी आ रखी है ना statements कि आधी statement भी ठीक करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ वो क्वालिटी का लेके चलो या कोई और को लेके चलो, कि अगर मैं आधी स्टेटमेंट ठीक करूँ वो गलत है। देखो, एग्जाम में ना एक रूल ध्यान रखना है हमने, जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में 1 to लगा लो 100 क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के अंदर, कि 1 to 100 क्वेश्चंस होंगे। एवरी क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, एवरी क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। कि अगर आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आपके लिए इंडिपेंडेंट है, विच मीन्स कि जब आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो आपको लगे क्वेश्चन बहुत टफ था, या आपको लगे यार ये मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओगे ना तो ये बैगेज लेके नहीं जाना उसका यहाँ पे कि पिछला हुआ नहीं मुझसे या पिछला ऐसा। जब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो तो वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है, ये आपके लिए ऑल टुगेदर नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे करना है कि मेरे दिमाग में इस स्टेटमेंट को लेकर कोई प्री कंसीव नोशन नहीं है, ये स्टेटमेंट मैंने जिंदगी में पहली बार पढ़ी है, जिंदगी में पहली बार। अब मुझे ये देखना है कि जो मैंने नॉलेज बिल्ड करी है अपनी उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ऐसे करना है क्वेश्चन को। मतलब इससे क्या होता है ना कि कई बार हम क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देते हैं, कई बार हम क्वेश्चन को बनाना ही शुरू कर देते हैं कि भाई मेरा क्वेश्चन है मैं बना रही हूं इसको क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ा है। नहीं, वो फर्क नहीं पड़ रहा उसको, उसको मतलब ही नहीं है आपसे, वो स्टेटमेंट आपके लिए ऑल टुगेदर न्यू है। तो कई बार मान लो, कई बार जैसे बच्चे बोल देते हैं कि सर हमने एक पैटर्न डिकोड कर लिया एफएलटी का कि हेडक्वार्टर्स हमेशा सही होते हैं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मुझे जशन सर ने कहा था भी ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो उसको चेंज कर देते हैं। नाउ द थिंग इज ये मेरे लिए नुकसान की बात नहीं है, मैं तो अगली बार क्वेश्चन में हेडक्वार्टर गलत डाल लूं मान लो, बट आप एग्जाम में इसी प्री कंसीव नोशन को कैरी करके जा रहे हो, है ना। तो क्वेश्चन हर बार नया होगा, हर बार नया होगा। आपके पास सिर्फ उतना है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, बात खत्म। अब ये एक्सपेक्ट मत करो कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो वो सही ही होगा, वो फीलिंग नहीं लेनी हमने, क्योंकि जब हम वो फीलिंग लेते हैं ना फिर हम डिससेटिस्फाई बहुत ज्यादा होते हैं अपने आप से, डिससेटिस्फैक्शन हमारी बहुत ज्यादा। जैसे आपने कहा भी मैं अपने आप को कई बार लूजर फील करती हूँ, है ना। हाँ, पर वो करना नहीं है, उससे फायदा नहीं है हमारा कोई। मैं नहीं कह रहा कि विनर फील करो या आप नॉर्मल इंडिविजुअल अपने आप को फील करो, क्या जरूरत है अपने आप को कुछ भी फील करने की, जो आप हो वो अपने आप को फील करो, दैट्स इट।
हाँ, और एग्जाम तो सबके लिए डिफिकल्ट होता है ना। अगर एक बच्चा मान लो एग्जाम में 150 नंबर ले गया, एक से कट ऑफ डिसाइड नहीं हो रही है, क्योंकि किसी के अगर 150 आ रहे हैं ना, तो किसी के 2 भी आ रहे हैं, ये एक्सट्रीमिटीज हैं दोनों। कट ऑफ डिसाइड होती है जो बीच में ज्यादा है, कि भी ज्यादा जो बेहतर है ऊपरले वाले 200 वो 90 के पास है, तो 90 कट ऑफ डिसाइड हो जाएगी। एक्सट्रीमिटीज पे नहीं जाना हमने। हम सोचते हैं कि नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1, क्योंकि हमें लगता है कि यही बच्चे हैं बस जो पीसीएस में है, बाहर या यहाँ वहां। नहीं, जरूरी नहीं है भाई। क्या पता कौन दे रहा है, आप जानते भी नहीं आदों को। तो सोचना ही नहीं हमने कि हमने ये करना है। हमेशा अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। compete करने की उसमें मत फिर पड़ो फिराक में। एग्जाम के पास ही ये सब होता है, ऐसा नहीं है आपके कम नंबर आज से पहले कभी आए नहीं होंगे, आए होंगे, बट अभी एग्जाम पास है इसलिए ज्यादा ध्यान जा रहा है आपका उन नंबरों पे। हाँ, डेफिनेटली। जब मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था और सबसे सक्सेसफुली दिया था, उसमें मैंने प्री से पहले 3-4 टेस्ट दिए थे। एक में मेरे 75 आए थे, एक में मेरे 67 आए थे, और एक में मेरे 77 या 79 के अराउंड, मेरे को नंबर भी याद है दिनों के। बट उस अटेम्प्ट में मेरे प्री में सबसे ज्यादा नंबर आए थे। मैंने सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखी थी कि एग्जाम अगर टफ है तो सबके लिए टफ है। भाई मुझे मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैंने तैयारी करी है और मैं उसी तैयारी के साथ एग्जाम देने जा रहा हूँ, बात खत्म थी वहां पे। अब अगर उसने पूछी कोई ऐसा क्वेश्चन लिया, भाई इसकी सेंस ही नहीं बन रही, तो ठीक है, नहीं बन रही नहीं बन रही। अब आपके क्वेश्चन में इकोनॉमी में स्पाइस्ड स्कीम आई हुई थी, भाई नहीं सुना नाम, वो डाले इसलिए मैंने कि नहीं सुना नाम। अब ये थोड़ी है कि आप स्कीम में पढ़ने बैठ जाओगे सारी, नहीं हो आ गई तो आ गई, नहीं आ गई तो हो गया गलत, बात खत्म। हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए। क्यों, आपको क्या लग रहा है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे पीसी उसमें आएंगे, जो पता है फिर इस बात का, फिर यहाँ एफएलटी में क्या दिक्कत है। अगर पेपर टफ होगा तो आपको 25 क्वेश्चन नहीं आते होंगे, अगर पेपर मॉडरेट होगा तो आपको 10 क्वेश्चन के बारे में सुना नहीं होगा आपने, अगर इजी होगा तो आपको लगता है कि 1 या 2 क्वेश्चन के बारे में आपने ना सुना हो। ऐसे ही तो पता लगता है पेपर टफ है इजी है। जज नहीं करना एग्जाम को, उसको हमारा काम होता है वी टेक द एग्जाम, जज करना नहीं होता, ठीक है। तो उसको वैसे ही करना है, उसी मोड में करना है। रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत दो, नंबर के ऊपर ध्यान मत दो। डन। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे मोटा मोटा, जिसको आप बोल देते हो जीडीपी। ठीक है, देखो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के 2 तरीके होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, मोटे मोटे तौर पे। एक होता है इसका तरीका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड, और दूसरा तरीका इसका होता है मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल या मल्टी सेक्टर अप्रोच। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड में क्या होता है? इकोनॉमी सॉरी मनी ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਏ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸਰਕਲ। देखो इकोनॉमी के अंदर ना जनरली 2 सेक्टर्स होते हैं परमानेंट, 2 सेक्टर सिर्फ। एक होता है फर्म, फर्म या इंडस्ट्री, एक होता है हाउस। 2 ही सेक्टर हैं इकोनॉमी के अंदर, एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है। रिलायंस कहां पे आएगी? रिलायंस कहां पे आएगी? फर्म में। मुकेश अंबानी कहां पे आएगा? हाउस होल्ड में, क्योंकि वो इंसान है ना। ठीक है, देखो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को 2 चीजें देता है। ठीक है, हाउस होल्ड फर्म को 2 चीजें देता है। पहला है फैक्टर सर्विसेज। क्या है? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड,
एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चार चीजें जो है हाउस होल्ड सेक्टर देगा फर्म को। रिलायंस को बनाने के लिए लैंड हाउस होल्ड सेक्टर देगा, अंबानी देगा भाई। लेबर फैमिलीज देंगी इंडिया की, राइट। कैपिटल लोग देंगे मिलके, अगर ये पब्लिक सेक्टर है, अगर प्राइवेट सेक्टर है तो भाई कोई इंडिविजुअल देगा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल देगा। और एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मालिक इसको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेगा, उसका बोर्ड प्रोवाइड करेगा उसको, राइट। और दूसरी चीज है एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज क्या है? एक्सपेंडिचर, ठीक है। दो चीजें देता है हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को। एक्सपेंडिचर किसके बदले में देगा? एक्सपेंडिचर का मतलब सिंपल, हाँ हाँ, तो एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा है। खर्चा किसके लिए हम कर रहे हैं? फर्म्स हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। फर्म्स हमें क्या दे रही हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। दो चीजें फर्म सेक्टर दे रहा है हमें, गुड्स और सर्विसेज दे रहा है हमें, ठीक है। जो ये गुड्स एंड सर्विसेज हमें बेच रहा है उसके बदले में तो हम एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। इसने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दी, हमने उसको एक्सपेंडिचर दिया। इसने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दी, हमने उसको एक्सपेंडिचर दिया। उससे पहले हमने पहले इसको फैक्टर सर्विसेज दी, इसने प्रोड्यूस करा, इसने गुड्स एंड सर्विसेज दी, हमने एक्सपेंडिचर दिया। जब हमने एक्सपेंडिचर दिया, अब ये क्या देगा? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे फैक्टर पेमेंट्स। क्या बोलेंगे इसको? फैक्टर पेमेंट्स। इसको हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट्स। यानी कि जो फैक्टर सर्विसेज हमने दी, इसने प्रोड्यूस किया, इसने प्रोड्यूस करके गुड्स बनाए, सर्विसेज बनाई, इसने वो दोबारा हमें बेची, हमने उनको खरीदा, हमने इसको एक्सपेंडिचर दिया। जो रेवेन्यू इसने जनरेट किया, उस रेवेन्यू को इसने हमें वापस दिया फैक्टर पेमेंट्स के थ्रू। जो लेबर थी उसको वेजेस दी, जो कैपिटल था उसको इंटरेस्ट दिया, जो एंटरप्रेन्योरशिप था उसको प्रॉफिट दिया, जो लैंड था उसको रेंट दिया, सारी चीजें वापस कर दी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक प्रोडक्शन इन अ इकोनॉमी। ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड। अब इस मेथड की ना कुछ एजम्पशंस हैं, अगर आप यहां देखें तो। वो एजम्पशन क्या है? इस मेथड के अंदर पैसा बाहर नहीं जा रहा। इस मेथड के अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं है। देखो भाई, इस मेथड के अंदर सारा एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? हाउस होल्ड कर रहा है। गवर्नमेंट तो कर ही नहीं रही, लेकिन गवर्नमेंट करती है ना। स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक भाई है हाउस होल्ड, वही सारा एक्सपेंडिचर कर रहा है। फिर गवर्नमेंट कहाँ गई? इस मेथड के अंदर जो फर्म्स प्रोडक्शन कर रही हैं, वो सारी प्रोडक्शन कहाँ कंज्यूम हो रही है? हाउस होल्ड में। व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट्स कहाँ गया? और इनके हिसाब से ये हाउस होल्ड्स सारी जरूरतें फर्म्स के थ्रू पूरी कर रहे हैं। इंपोर्ट भी तो करते हैं, तेल हम सब फर्म्स थोड़ी देते हैं, बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं, है ना। तो कुछ की असम्पशंस हैं इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड की। पैसा बाहर नहीं जा रहा भाई साहब, सरकार नहीं है एक्सपेंडिचर करने के लिए, एक्सपोर्ट्स नहीं है, इंपोर्ट्स नहीं है, लेना देना दुनिया से है ही नहीं। आप सिर्फ क्या है, फिट हो गए हैं अपने आप में, बस बात खत्म। बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। ये दिक्कतें हैं। असल मायनों में क्या होता है? असल मायने में इकोनॉमी के अंदर दो चीजें होती हैं। वो दो चीजों को हम बोलते हैं इंजेक्शंस। कुछ चीजें जो इंजेक्ट होती हैं इकोनॉमी के अंदर, और कुछ चीजें जो लीक होती हैं इकोनॉमी से। सो देयर आर इंजेक्शंस एंड देयर आर लीकेजेस इन इकोनॉमी। Circular flow of income method don't count for these injections and these leakages. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड जो है वो इन इंजेक्शंस के लिए और इन लीकेजेस के लिए अकाउंट करता ही नहीं। उसके हिसाब से इकोनॉमी के अंदर हमेशा एक इक्विलिब्रियम बना ही रहेगा।
हमेशा बना रहेगा, हर पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे ये इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड में जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब कि हमेशा देखने को मिलेगा आपको ये। सुबह 4 बजे देख लो, सुबह 7 बजे देख लो, दोपहर को देख लो, शाम को देख लो, हमेशा आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी। इकोनॉमी में ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि इंजेक्शंस और लीकेजेस होती हैं इकोनॉमी के अंदर। इंजेक्शंस क्या होंगे भाई? इंजेक्शंस होंगे इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगी। सारा पैसा यहीं से थोड़ी आ रहा है, बाहर से भी तो आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सारी गुड्स एंड सर्विसेज यहीं से थोड़ी मिल रही है, बाहर से भी तो मिल रही है, तो एक्सपोर्ट हो सकता है। भाई सारा एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर थोड़ी लगा रहा है, गवर्नमेंट भी तो लगा रही है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है। ये सारे इंजेक्शन, इनको हम इंजेक्शन ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सब चीजें पैसे इंजेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ व्हाट? किसका सर्कुलर फ्लो है? ये मनी का फ्लो है। ये मनी क्या हो गई? इंजेक्ट हो गई, लेकिन मनी लीक भी हो रही है। क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड ने तो हमने ये कह दिया कि भाई जितने पैसे मिले सारे हमने लगा दिए। ये जिंदगी हम जी सकते हैं, हमारे माँ बाप तो सेव करते हैं, पैसे करते हैं, तो सेविंग्स क्या है? लीकेजेस है। भाई जब हाउस होल्ड सेक्टर सेव करेगा तो पैसा यहां से बाहर चला गया ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मनी से, तो लीकेजेस को तो हमने गिना ही नहीं। और क्या हो सकता है? सारे गुड्स यहीं से थोड़ी करेंगे परचेज, बाहर भी तो पैसे खर्चेंगे, तो आपने यहां से मनी उठा के बाहर फेंक दी, इंपोर्ट। ठीक है। और सबसे बड़ा इंजेक्शन वो है टैक्स। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लगाती है तो वो टैक्स भी चार्ज करती है। जो आपको फैक्टर पेमेंट हुई, फैक्टर पेमेंट में जो आपके पास इनकम आई, उसके ऊपर टैक्स भी तो लगेगा। तो ये क्या है? लीकेजेस है। इधर इंजेक्ट हो रहा है कुछ, उधर कुछ लीक हो रहा है। देखो जो मल्टी मोडल अप्रोच है इसमें भी इक्विलिब्रियम तो है, राइट? मल्टी सेक्टोरल मॉडल में इक्विलिब्रियम है, लेकिन वो जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है। वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड would project static equilibrium. On the other hand, multi-sectoral model would project dynamic equilibrium. वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। मान लो, एज्यूम करो कि लोग एक्सपेंडिचर कर रहे थे तभी गुड्स एंड सर्विसेज बिक रही थी और फैक्टर ऑफ पेमेंट आ रहा था। अब लोगों ने खर्चा कम कर दिया है ना, और पैसे सेव कर लिए। खर्चा कम कर दिया, पैसे सेव कर लिए, इधर कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नॉर्मल लेमैन की तरह सोचना है, बिल्कुल नॉर्मल। लोगों ने खर्चा कम कर दिया, आपकी दुकान है दोनों की, लोगों ने खर्चा कम कर दिया, क्या आपकी दुकानों पे फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, तो आपके पास क्या कहा आपने? सामान पड़ा है, यानी कि इधर क्या होगी? इन्वेंट्री इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इन्वेंट्री क्या होना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। प्रोडक्शन जब कम होगी तो फैक्टर पेमेंट्स कम नहीं हो जाएंगी। तो ये क्या करेगा? ये अपने आप को मैनेज कर लेगा भाई। मान लो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आ गया, इंजेक्ट हो गया। पहले तो सिर्फ एक्सपेंडिचर आ रहा था, वो इनका सोर्स ऑफ इनकम था, राइट? फैक्ट्री सर्विसेज आ रही थी। अब बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ गया, इधर क्या हुआ? पैसा ज्यादा आ गया। इधर कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा भाई। हाँ, जब पैसा ज्यादा आएगा, फर्म्स बड़ी फैक्ट्रीज लगाएंगी, फैक्टर पेमेंट्स ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगी।
फैक्टर पेमेंट ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी, लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्च करना शुरू कर देंगे, अल्टीमेटली इट विल अचीव स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चाइना ने कर राइट, हाँ। तो क्या है, हर इकोनॉमी में डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा एज पर मल्टी सेक्टोरल मॉडल। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड है बड़ा रिडंडेंट सा है, मतलब वो थ्योरेटिकल है, असल मायने में ऐसा नहीं होता। अगर असल मायने में ऐसा हो रहा है तो मतलब वो क्लोज डोर इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, बाहर से उसका ताल्लुकात ही नहीं है, अंदर ही अंदर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करा, करा होगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मल्टीपल टाइम्स। जब जब किसी देश ने या किसी कम्युनिटी ने अपने गेट बंद कर लिए होंगे बाहर की दुनिया के लिए, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड वहां पे काम करता होगा, राइट। बट वेन एवर अ कम्युनिटी और अ कंट्री स्टार्ट्स टू रिएक्ट विद आउटर वर्ल्ड, मल्टी सेक्टोरल मॉडल कम्स इन टू प्ले। अब यहां पे तीन मॉडल्स को हमको पॉइंट आउट करना है। पहला मॉडल जो है जहां से हमारी फैक्टर पेमेंट्स आ रही है, यहां पे हम क्या लिख लेते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं ए। डन। जो गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं यहां पे हम लिख लेते हैं बी। जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं यहां पे हम लिख लेते हैं सी। तो ये ए बी सी आपको ध्यान में रखनी है, ये समझ में आया सबसे पहले तो। डन। तो ये ए बी सी ध्यान में रखनी है हमें। अब ए बी सी का मतलब क्या है, जो हमने ए वहां पे लिखा, अब हम जीडीपी के मेथड पढ़ते हैं, आपने पढ़े होंगे जीडीपी कैलकुलेट करने के। कौन कौन से मेथड पढ़े थे आपने, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। जो आपका ए नोडल पॉइंट है वो ए क्या है, इनकम है, इनकम अर्नड as per circular flow of income method or multi-sectoral model. This income earned is equal to what? उस डायग्राम पे जाओ, ए बी सी। पहली बात तो तीनों इक्वल है डायग्राम के हिसाब से, तीनों इक्वल है ना डायग्राम के हिसाब से। भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ में वो एट एवरी पॉइंट इक्वल है, डायनेमिक में वो कॉन्सिक्वेंटली इक्वल हो जाते हैं, है ना। सो ए इज इनकम अर्नड इन एन इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी में जो इनकम अर्नड हुई है दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑकर्ड, दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑकर्ड बाय हाउस होल्ड्स, है ना, ठीक है। एंड द एक्सपेंडिचर अकर्ड बाय हाउस होल्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्शन हैपेंड इन द इकोनॉमी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीनों चीजें इक्वल है या नहीं है, डायग्राम के हिसाब से तीनों चीजें इक्वल है, होनी चाहिए। तो इनकम मेथड से जीडीपी निकाल लो, विच इज दिस, प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी निकाल लो या प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी निकाल लो दिस, या एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकाल लो। तरीके अलग हैं, निकलेगी वही। तरीके अलग क्यों है भाई, अब इनकम, अब हमें ये देखना है हमारे पास सोर्स ज्यादा रेलेवेंट कौन सा है। क्या हमारे पास एक्सपेंडिचर का डाटा ज्यादा अप टू डेट है, रेलेवेंट है, प्रोडक्शन का डाटा ज्यादा रेलेवेंट है, या इनकम का डाटा ज्यादा रेलेवेंट है। भाई जो डाटा हमारे पास ज्यादा रेलेवेंट होगा उसके हिसाब से कोई भी कंट्री क्या निकाल लेगी, अपनी जीडीपी निकाल लेगी। यहां तक समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स। प्रभजोत, सिमरन, हाँ है, तो दो है शायद।
पहला इस तो वो लग गई सी। हाँ वही लग गई सी, और नहीं कोई लगी। चलिए यहां तक क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। इनकम मेथड में, इनकम मेथड में अगर हमें जीडीपी निकालनी हो तो हम कैसे निकाल लेंगे? जब भी मैं इरेजर दबाने लगूं मुझे याद दिला देना, इरेजर नहीं दबानी। इनकम मेथड में अगर जीडीपी निकालनी हो तो कैसे निकाल लेंगे? हाँ? उस डायग्राम को ध्यान से देखो जहां ए लिखा हुआ है। आपको अभी तक आपने दुनिया में कुछ नहीं पढ़ा, बस यही पहली बार पढ़ रहे हो आप। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इनकम मेथड में अगर आपको जीडीपी निकालनी है तो उस एरो के हिसाब से जिसपे मैंने ए लिखवाया, आप जीडीपी कैसे निकालोगे? फैक्टर पेमेंट को जोड़ दो। तो लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। भाई सारे जोड़ दो, आपके पास इनकम मेथड से जीडीपी आ जाएगी। तो अगर इनकम मेथड से जीडीपी निकालनी है, आपके पास इन सब का डाटा होना चाहिए, आप जीडीपी निकाल लोगे। डन? समझ में आया यहां तक? एक्सपेंडिचर मेथड से अगर जीडीपी निकालनी है तो ये तो आप प्रोड्यूसर के हिसाब से सोच रहे हो। ध्यान से देखो एरो किस तरफ जा रहा है, बताओ फिर। सेविंग्स देगा जो डिमांड करेगा। देखो कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी लिखते हैं। ठीक है, देखो वैसे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकार भी करती है, सरकार जो है ना वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है। ठीक है, बट सरकार के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जब हम जीडीपी काउंट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, उसको अलग अलग लिखते हैं। सी से अलग हम उसको क्या दे देते हैं? जी का टैग दे देते हैं। ठीक है, अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंजम्पशन मतलब कि जो फाइनल कंजम्पशन के लिए आपने एक्सपेंडिचर करा, जैसे कि आपने नमक लिया दुकान से और उस नमक को आपने घर में खाना बनाने के लिए यूज करा, वो आपका फाइनल कंजम्पशन के लिए लिया हुआ गुड है नमक, है ना? लेकिन एक आप कर रहे हो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जैसे कि आपने नमक लिया घर के लिए नहीं, अपने रेस्टोरेंट में सब्जी में डालने के लिए, अभी वो इंटरमीडिएट गुड है। यानी कि आपने खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे नहीं करा, इन्वेस्टमेंट के तौर पे करा है। तो एक हम जोड़ते हैं आई, दैट इज इन्वेस्टमेंट। समझ में आया यहां तक? और एक हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? एक्सपोर्ट। उसको हम लिखते हैं एक्स, उसको हम क्या लिखते हैं? एक्स। जा रहे हैं, सबर। हाँ इंपोर्ट भी करवाएंगे, पहले एक्सपोर्ट करवा दे। यहां तक समझ में आया? यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम अपने गुड्स पे भी करते हैं, बाहर के गुड्स पे भी करते हैं, है ना? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकर्ड ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकर्ड ऑन फॉरेन गुड्स। दो तरीके का होता है भाई। अगर दोनों को जोड़ते तो क्या बनता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी दो तरीके का होता है। गवर्नमेंट कुछ डोमेस्टिक गुड्स पे भी एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट कुछ फॉरेन गुड्स पे भी एक्सपेंडिचर करती है। दोनों तरीके का होता है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी दोनों जगह से आती है, वो डोमेस्टिक भी होती है और वो फॉरेन भी होती है ना? इससे पूरा गवर्नमेंट निकलता है, इससे पूरा इन्वेस्टमेंट निकलता है। यहां तक समझ में आया? इसमें कुछ ऐसा तो नहीं भी मैथ्स लिख गया है कुछ ऐसा हो गया, नहीं समझ में आया, सिंपल है बिल्कुल। अगर आप इन सबको उठा लो, the consumption expenditure, government expenditure and investment from on the foreign sources या foreign goods, ये आपका जोड़ने पे बन जाता है M, and M is import। M है आपका इंपोर्ट्स।
समझ में आया यहां तक? इसमें कोई डाउट? तो भाई साहब अगर हम को एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालनी है, राइट, तो हमें इसमें से क्या माइनस करना होगा? एम माइनस करना होगा। हमें एम माइनस करना होगा। ठीक है, अब इससे हमारा क्या निकल जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकल जाएगी। डन। चलें आगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, पूरा नहीं इरेज कर रहा। चलो इसको भी क्यों करना है? अब बारी है प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करने की। तो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट मेथड से ही जीडीपी कैलकुलेट होती है सबसे पहली बात। ठीक है, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में इसका सारा कंसेप्ट है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज, जीडीपी। जीडीपी इज टोटल वैल्यू। जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड services, of all final goods and services produced, of all final goods and services produced in an economy or a territory। इसका कुछ आएगा? in a given time period, in a given time period। So GDP is what? GDP is total value of all final goods and services produced in an economy in a given time period। टोटल का मतलब इवन की जो हाउसहोल्ड में भी हम स्पेंड कर रहे हैं वो भी टोटल का मतलब कि जीडीपी का कोई दीन ईमान नहीं है कि अगर एक कंट्री में 200 रुपए का दवाइयां बिक रही हैं और 200 करोड़ की शराब, जीडीपी को फर्क नहीं पड़ता। जीडीपी देख रही है कि वैल्यू इसकी इसकी कुछ कुछ मॉनेटरी आउटपुट है, तो ये टोटल में काउंट होगी। ऐसा नहीं है कि जीडीपी कहेगी इसका नुकसान है, इस गुड के बनने से नुकसान हो रहा है तो ये डीमेरिट गुड है, इसको काउंट मत करो। नहीं, वो टोटल है, वो एग्रीगेट मेजर है। ठीक है, वो क्या है? एग्रीगेट मेजर है। वो ये नहीं देखेगा कि गुड मेरिट है या डीमेरिट है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसकी मॉनेटरी आउटपुट है तो वो काउंट होगा, वो टोटल में आएगा। वैल्यू का मतलब वैल्यू का मतलब हम बोलते हैं ना कि मां के प्यार की कोई कीमत नहीं होती, पिता के प्यार की कोई कीमत नहीं होती। वो सच में ही नहीं होती। जिस गुड की वैल्यू है which can be measured in countable terms, that good or services is added in GDP। You cannot add parent care in GDP unless or until you are not standardizing the same। या तो आप कह दें कि 1 घंटा मां के प्यार की कीमत हमने 200 रुपए लगा दी, अब तो वो जीडीपी में क्या ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कीमत नहीं है तो वो ऐड नहीं होगा। समझ में आया? यहाँ पे केयर वर्क जिसको हम बोल देते हैं कि भाई हाउस वाइफ्स की जो एड है, राइट, उसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता। समझ में आया? क्योंकि उसकी वैल्यू एज सच, उसकी क्वालिटेटिव वैल्यू है, अदर वैल्यूज है, बहुत ज्यादा है, बट मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू नहीं है कोई। समझ में आया? ऑफ व्हाट? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। कौन से गुड्स? फाइनल गुड्स, विच मीन
देखो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स डज नॉट हैव देयर ओन इकोनॉमिक आइडेंटिटी। इंटरमीडिएट गुड्स की अपनी इकोनॉमिक आइडेंटिटी नहीं होती। जैसे वही नमक वाला एग्जांपल, जब आपने अपने रेस्टोरेंट के लिए नमक लिया और उससे शाही पनीर बनाया, तो इकोनॉमिक आइडेंटिटी शाही पनीर की है, नमक की नहीं है, क्योंकि नमक तो उसमें मिल गया, जैसे मिर्च मिल गई, हल्दी मिल गई, क्रीम मिल गई, सब मिल गया। अब जो वैल्यू है वो उस डिश, उसकी आइडेंटिटी जो है वो किसकी है? डिश की है। कभी अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ, ये देखने को मिलता है ना कि शाही पनीर इतने रुपए की, ये देखने को नहीं मिलता कि नमक, शाही पनीर नमक प्लस मिर्च प्लस ये प्लस वो इतने रुपए का, ऐसा तो नहीं लिखते वो, फाइनल डिश लिखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक आइडेंटिटी उस डिश की है। लेकिन जब वो ही नमक आप अपने घर में यूज कर रहे हो, तब उस नमक की अपनी इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड जो है वो अभी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, वो कंजम्पशन नहीं हुआ है उसकी, राइट, अभी कंज्यूम नहीं हुआ है, इसीलिए वो कैसे नेचर का है? इंटरमीडिएट नेचर का है। समझ में आया यहां पे? तो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी काउंटेड, नॉट इंटरमीडिएट। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, लेट्स से दैट ऑन दिस वेरी मोमेंट, कि आज 26 नवंबर 12:45 वर्ना कार मैन्युफैक्चर हुई, ठीक है, 12:45 वो प्रोड्यूस हो गई। सुबह को वो कार लेनी थी, सुबह चला गया, सुबह ने वो कार ले ली, वो जीडीपी में ऐड होगी? होगी। बट नाउ लेट्स से कि मेरा मन कर गया वही कार लेने का जिसने ली है, राइट, मैंने इससे जाके वो कार ले ली पैसे देके, क्या ये जीडीपी में ऐड होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई गुड प्रोड्यूस नहीं हुआ है इसमें कोई गुड प्रोड्यूस नहीं हुआ है। प्रोड्यूस कब हुआ? जब इसने वो कार ली, तब वो प्रोड्यूस हुआ। जब मैंने इससे ली, यानी कि सेकंड हैंड गुड जब मैंने इससे लिया, वो प्रोड्यूस नहीं होगा। अब लेट्स से कि इसको अपनी कार बेचनी थी, इसने मनिंदर से कॉन्टेक्ट किया, ठीक है, मानो मनिंदर का काम है कार खरीद के और कार बेचने का बीच वाला, ठीक है, इंटरमीडिएरी का। तो मनिंदर से फोन किया, भी मैं तेरी कार बेच दूंगी, तू मुझे बता दे, और मुझे कार लेनी थी, मैंने भी मनिंदर को कॉन्टेक्ट कर लिया। अब उसने क्या करा है? उसने तेरी कार तुझसे लेके बीच में थोड़ा सा कमीशन लगा के अपना और मुझे बेच दी। क्या जो पैसा इन्होंने कमाया वो ऐड होगा? क्यों? वो क्योंकि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की। हाँ, क्योंकि वो सर्विस प्रोड्यूस हुई है भाई, गुड्स प्रोड्यूस नहीं, सर्विस भी तो प्रोड्यूस हो रही है। सो इफ सर्विस और गुड, बोथ ऑफ देम, एनी ऑफ देम इज प्रोड्यूस्ड, इट इज काउंटेड इन जीडीपी। यहां तक समझ में आया? ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी। जनरली इकोनॉमिक टेरिटरी इज कोटर्मिनस विद पॉलिटिकल टेरिटरी ओनली, ठीक है, कि वो आप पढ़ते हैं अपने नोट्स वगैरह में भी, हाँ, कि एयर बेस हो गया अपना, या अपनी कोई एम्बेसी हो गई, या अपनी फ्लैग्ड शिप है, कोई वेसल है ना, तो वो क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी है इन अ गिवन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इट कैन बी मंथ, इट कैन बी क्वार्टर, इट कैन बी ईयर, जनरली इट इज ईयर, फाइनेंशियल ईयर। यहां तक समझ में आया जीडीपी क्या होती है? अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ। प्रभजोत अभी तक तो डेली है, अगले वेडनेसडे तक हो जाएगी आपकी, होप सो। यहां तक समझ में आया? चलें आगे। सिमरन, प्रभजोत, ओके जी। अब ये तो था जीडीपी, ये जीएनपी क्या होता है? ग्रोस नेट नेशनल नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जब हमने, इसीलिए मैं मिटाने रहा था उसको, जब हमने यहां पे इकोनॉमी पढ़ा कि जीडीपी इज व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन
इकोनॉमी. सो व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, दैट्स व्हाट मैटर्स. इट डजंट मैटर कि प्रोड्यूस किसने किए हैं. एक मलेशियन ने किए हैं, एक दुबई वाले इंडिविजुअल ने किए हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ने किए हैं, एक कीवी ने किए हैं, किसने किए हैं मैटर नहीं करता. अगर उस इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, बात खत्म. कि कोई भी कंपनी हो, कहीं की भी कंपनी हो, अगर हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कर रही है तो वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा. समझ में आया यहां तक कि गूगल वही अमेरिका की कंपनी है, हेडक्वार्टर्स वही है उसके, पर अगर वो यहां प्रोड्यूस कर रही है, फैक्ट्री लगाया कुछ, तो हमारी जीडीपी में काउंट हो रहा है. बात खत्म. बट जब हम जीएनपी ले आए तो ग्रोस डोमेस्टिक की जगह हमने से ग्रोस नेशनल से बदल दिया. नेशनल मींस कि हमारे नेशनल मतलब सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वेर एवर दे आर, इफ दे आर प्रोड्यूसिंग, इट इज काउंटेड इन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. तो दो तरीके से नेशनल्स को डिवाइड कर लेते हैं, सिटीजन्स को डिवाइड कर लेते हैं यहां पे. एक वो है जो इंडिया के अंदर है, ठीक है, सिटीजन्स विद इन इंडिया, और एक वो है जो बाहर है, सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया. सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया. ये क्या है? दो नेशनल्स हैं, एक सिटीजन्स विद इन इंडिया और एक सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया. यहां तो कोई डाउट क्लियर है यहां तक? तो इसको हम बोल देते हैं ए और इसको हम बोल देते हैं बी. ठीक है, इसको मैं बी बोल देता हूं. डन. जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जो हमारा क्या था? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था. उसमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो क्या था? उसमें जीडीपी के अंदर जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें वो दो तरीके का था, है ना. उसमें वो कितने तरीके का था? दो तरीके का था. ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा. एक तो वो था जो प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय सिटीजन्स विद इन इंडिया, है ना. भाई जीडीपी में जो सिटीजन्स विद इन इंडिया प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काउंट हो रहा है ना, हो रहा है, कोई शक तो नहीं है इसमें. इसको हमने क्या बोला था ऊपर? ए बोला था. क्या बोला था इसको? ए बोला था. और एक जीडीपी में वो भी है जो फॉरेनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, फॉरेनर्स प्रोड्यूसिंग विद इन इंडिया. ये दोनों चीज की जीडीपी बना रही थी ना मिलके, तो इसको हम बोल देते हैं सी. समझ में आया? यहां पे पता लग गया ए क्या है, यहां पे पता लग गया बी क्या है, सिटीजन आउटसाइड इंडिया. यहां पे ये पता लग गया सी क्या है, फॉरेनर्स विद इन इंडिया. तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. तो ये तो आप सबने पढ़ा होगा कि भाई अब जो आप सबने पढ़ाई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट जीएनपी, अगर हमें जीएनपी कैलकुलेट करनी है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस क्या करना है, जो जीडीपी है ना भाई साहब, जो जीडीपी है उसमें से क्या माइनस करना है. ना 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 भाई, अभी 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 यहीं रहे, एबीसी में बता, वहां मत जाओ. हाँ, उसमें से क्या माइनस करना है? सी माइनस करना है. और जोड़ना क्या है? क्या जोड़ना है? बी. यानी कि उसमें से माइनस करना है द प्रोडक्शन बाय फॉरेनर्स विद इन इंडिया, और उसमें जोड़ना क्या है? द प्रोडक्शन बाय सिटीजन्स ऑफ आउटसाइड इंडिया. वो हमें जोड़ना है. समझ में आया? तो जो ये चीज है ना, ये सी और बी, ये क्या है? ये नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है भाई साहब. ये क्या है? नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है. ये है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड. समझ में आया यहां तक कि जीडीपी में से द प्रोडक्शन और द इनकम अर्नड बाय द फॉरेनर्स विद इन इंडिया इज माइनस्ड
and the production or income earned by Indian citizens outside India is added. When you do this mathematics, you will get gross national product of any country of India, let's say. समझ में आया यहां तक? इसमें कोई डाउट नहीं अभी तक? तो एक बात जो ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? बात ये ध्यान रखनी है कि नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रोड, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है कि हमेशा जीडीपी के अंदर ऐड होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये तो भाई रूल है। बाई चांस अब हम पढ़ते हैं कि सर हमारे केस में तो माइनस होता है, वो माइनस नहीं होता। अब इतना तो मैथ आपने भी पढ़ा है ना कि अगर प्लस माइनस कर रहे हो और माइनस वाली टर्म की वैल्यू ज्यादा हो तो साइन कौन सा लग जाता है? माइनस का लग जाता है। माइनस की ज्यादा, हाँ माइनस का लग जाता है ना। तो अगर यहाँ पे फॉरेनर ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो साइन किसका लग जाएगा? माइनस का लग जाएगा। नेट फैक्टर इनकम अब्रोड सारी टर्म कौन सी हो जाएगी? ये माइनस वाली हो जाएगी। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला जीडीपी प्लस का ही है। जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रोड हमेशा ऐड हो रहा है। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ही नेगेटिव है तो प्लस माइनस इज माइनस ओनली। ये तो हम पढ़ते हैं ना, प्लस माइनस इज माइनस, है ना। तो प्लस माइनस माइनस है, इसी वजह से जीडीपी में माइनस हो जाता है। सो नाउ अ कंट्रीज जीएनपी इज मोर और जीडीपी इज मोर, a country's GNP is more or GDP is more is decided by the magnitude of net factor income from abroad. A country's GNP is more or GDP is more is decided by the magnitude of net factor income abroad. यहां तक समझ में आया? सिमरन, प्रभजोत? चलिए समझाया तो बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आपने एक और टर्म सुनी होगी, उस टर्म का नाम है ग्रोस वैल्यू एडिशन या ग्रोस वैल्यू एडेड, जीवीए मेथड, है ना। ये भी पढ़ते हैं ना कि भाई एक मेथड ये भी होता है यार, ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड। व्हाट इज ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड? इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, है ना। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वैल्यू एडेड क्या होती है। व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड इज समथिंग, इफ वी से दैट we let's take value of output and subtract from that value of output value of input। कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लो, ये पेन बना 100 रुपए का, इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट 100 रुपए है, इसमें से माइनस कर दो वैल्यू ऑफ इनपुट, इसके अंदर कुछ जोड़ा भी तो होगा। मान लो मेरी यही पेन बनाने की फैक्ट्री है, मैंने ये बनाया, मैंने इसकी कीमत रख दी 100 रुपए। जब मैं इसको बना रहा था मैं कुछ जोड़ भी तो रहा था इसके अंदर, है ना, वो मेरे इसी के अंदर ऐड है। तो इसमें से उसकी वैल्यू घटा देता हूं कि मान लो 50 रुपए का मेरा टोटल खर्चा है, जिसको हम रफली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल देते हैं। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं निकाल के फेंक रहा हूं साइड में। तो जो 50 रुपए मैंने साइड में निकाल के फेंक दिए, जो बचे 50 रुपए हैं वो क्या है? वो मैंने ऐड करी है भाई, वो मेरी वैल्यू एडिशन है इसके अंदर। यहां तक समझ में आया? सो वैल्यू एडिशन इज व्हाट? You will minus the value of input from the value of output। आप वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। यहां तक समझ में आया? वो क्या है? आपकी वैल्यू एडिशन है। तो लेट्स से कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, इस प्रोडक्ट एक्स की वैल्यू क्या होगी? जितना भी इसमें कॉस्ट और फैक्टर वो जो सारे लगे हैं, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, लैंड जो भी सारे वो सारे लगे हैं उसके अंदर, और उसके बाद जो सेलिंग प्राइस मार्केट में डिसाइड करें,
वो प्राइस में से मूवमेंट इन माइनस में। तो मैं कह सकता हूं कि इस x की वैल्यू होगी कि सम ऑफ वैल्यू, ओहो यू है यार, ये सम ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसर्स, बाय ऑल प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्स। जो भी प्रोड्यूसर एक्स बना रहा है उन सब की जो वैल्यू एडिशन है उसको प्लस कर दो, इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट खाई है आप लोगों ने, कभी खाई है? जब आप चॉकलेट खा रहे हो, तो जब आप चॉकलेट खरीदते हो, क्या आप ऐसा करते हो कि चॉकलेट आप जब खरीद रहे हो तो आप पहले जाओगे अफ्रीका और वहां पे जो किसान लगा रहा है उसको पैसे दोगे, फिर आप कंपनी में जाओगे जिसको प्रोसेस कर रही है उसको पैसे दोगे, फिर आप जो उसकी मार्केटिंग कर रहा है उसको पैसे दोगे, फिर आप आओगे और जितने पैसे रिटेलर जहां से आप ले रहे हो उसको पैसे दोगे। क्या ऐसा होता है? ये तो फिर खाता ही ना कोई चॉकलेट, है ना। होता क्या है, आप दुकान पे गए, आपने दुकान वाले को पूरे पैसे दे दिए, वो अपने आप दे देगा। और कैसे देगा भाई? जितनी जितनी जिसने वैल्यू ऐड करी है उस हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा। नाउ अब मान लो कि ये एक्स चॉकलेट है, सम ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्स, मतलब कि जितना लंबा प्रोडक्शन मेथड रहा है उसको बनाने का, क्योंकि फाइनल गुड है, क्योंकि हम फाइनल गुड की बात कर रहे हैं, तो उन सब ने जो वैल्यू ऐड करी है, भाई किसान ने कोकोआ लगा के जो वैल्यू ऐड करी, पहले सोयल के ऊपर जो खर्चा किया फसल उगाने में, जो लेबर लगी, मशीन लगी, वो, उसके बाद जिसको उसने चॉकलेट बेची उस भाई ने जो उसमें प्रोसेसिंग करी, राइट, उसको क्यूब्स में डिवाइड करा। अब उस भाई ने जो करा उसके बाद उस भाई ने जिसने मार्केटिंग करी, राइट, पैकेजिंग करी, सेल्स चलाई, टीवी पे ऐड चलाया, अमिताभ बच्चन को हायर करा, सब कुछ, और उसके बाद रिटेलर जो वैल्यू ऐड कर रहा है कि उस गुड को रख रहा है, फ्रिज के अंदर रख रहा है, उसको ठंडा कर रहा है, उसकी डिस्प्ले लगा रहा है, उसको कंज्यूमर तक लेके जा रहा है। अगर इन सब की वैल्यू को हम ऐड कर दें, जो जो वैल्यू ये ऐड कर रहे हैं, इस टोटल वैल्यू एडिशन को अगर हम इसका सम कर दें, सम मतलब टोटल जोड़, तो हमारे पास उस गुड की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई वो तो नहीं है, कॉमन सेंस में समझ में आ रही है बात कि भाई ऐसे निकलेगी और कैसे निकलेगी वैल्यू। अब इसको वो नहीं देखना मैं कि निकलेगी कैसे, कैसे हम पता लगाएंगे, वो सरकारों का काम है। यहां तक तो आपको पता लग गया, इसमें कुछ ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। डन। तो भाई जितने भी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स हैं, जितने भी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स है, एक्स बी लेट से एक फाइनल गुड ही था, तो उन सब की वैल्यू कैसे पता लगेगी? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, कैसे पता लगेगी उनकी? हाँ क्या, बोलो 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 बोलो, सबको किसको ऐड करना है? सम ऑफ व्हाट? सम तो है, पूरा बताओ। जैसे ऊपर लिखा है, सिंपल, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, सम ऑफ वैल्यू एडेड, हाँ, सम ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स with respect to all final goods, all लिखना जरूरी है, with respect to all final goods, सभी प्रोड्यूसर सभी फाइनल गुड्स के, सभी के द्वारा जो वैल्यू ऐड करी गई, अगर उसका सम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? उन सब की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उन सब की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब। अब वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, दैट इज व्हाट वी से जीडीपी इज। जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स इज जीडीपी, है ना भाई? जीडीपी वही है ना। और सम ऑफ ऑल वैल्यू, sum of value added of all producers with respect to final goods is value addition, the value we added, so GVA it is. So technically GVA should be similar or equal to what? GDP. समझ में आया?
कि टेक्निकली जीडीपी शुड बी इक्वल टू व्हाट, जीवीए। इट इज इक्वल, इट इज इक्वल, इट इज इक्वल। बट हमारी कंट्री के मामले में क्यों नहीं इक्वल? क्योंकि यहां भी है ना कि जीडीपी के भी कुछ तरीके हैं। एक जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, एक जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, एक जीडीपी एट बेसिक प्राइस है। अब आप कौन से प्राइस को आप बोल रहे हो कि ये हमारा हेडलाइन रेट है? हेडलाइन रेट वो होता है जिसको सरकार अपनी जीडीपी की तरह मानती है। तो हमारी कंट्री के मामले में वो जीडीपी एट एमपी है। जीडीपी एट एमपी में अब दिक्कत क्या है कि उसमें टैक्सेस वगैरह का इंपैक्ट है, राइट? उस हिसाब से फिर वैल्यू एडिशन के इक्वल नहीं होगा वो, राइट? बट अगर यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां पे मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ कि क्या है ये होती है, हर इकोनॉमी में होती है, हमारी में भी होगी। बस फर्क ये पड़ता है कि मैं यहां कुछ नीचे ना कोई हरकत कर दूं, एमपी एफसी बीपी ना लिख दूं। अगर यहां पे मैं एमपी और एफसी लिख रहा हूं फिर तो गलत है, अगर यहां पे मैं बीपी लिख रहा हूं, बेसिक प्राइस, फिर ये सही है, फिर ये ट्रूथ है, फैक्ट है। पर वैसे इन जनरल हम किसी की बात नहीं कर रहे, तो हमने प्रूव करा है कि जीडीपी इज इक्वल टू व्हाट, जीवीए। अभी भी यही प्रूव करा है, डन। यहां तक कोई दिक्कत ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सिमरन? चलिए आगे चलते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर आए तो वो इक्वल नहीं है जीवीए के, नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। जीडीपी एट बीपी इज इक्वल टू जीवीए। बट इन जनरल जीडीपी का कॉन्सेप्ट अगर है, अगर वो कहता है कि जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए, वो ठीक है, फिर है, देखा है हमने अभी हमने देखा है कि जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए। अगर स्पेसिफिक चले जाए फिर तो फैक्टर को, अब आपने पूछ लिया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वो नहीं है, वो मैं आके समझाऊंगा आपको, ऐसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। वो आपको बताऊंगा कि अभी तो हमें ये भी देखना ना कि बेसिक प्राइस क्या है ना, वो भी देखना है हमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है, दो तरीके की जीडीपी होती है। अगर हम जीडीपी वैल्यू कैसे करेंगे, जीडीपी की वैल्यू दो तरीके से हो सकती है। द वैल्यूइंग ऑफ जीडीपी, it is possible on two parameters, the first one and the second one. The first one is known as nominal GDP. nominal GDP का मतलब वो जीडीपी जो, हाँ, जो किस पे, जिसमें इन्फ्लेशन है। हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस। जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस इज नॉमिनल जीडीपी। करंट प्राइसेस में इन्फ्लेशन, टैक्स, ये एटसेट्रा सब होगा, है ना, क्योंकि वो अभी मौजूदा प्राइस है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द जीडीपी ऑफ लेट्स से क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन 2024 and if you want to calculate nominal GDP, you will multiply this quantity produced in 2024 with the price of 2024 only. उसी से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि करंट प्राइसेस पे है। रियल जीडीपी बेस प्राइस सरकार रखती है, उसको बोलते हैं हम क्या है, कांस्टेंट। उसका हम क्या बोलते हैं, यही कांस्टेंट प्राइस ही बेस प्राइस होता है, बट इन सेंस इसको हम बोलते हैं करंट प्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस पे रियल जीडीपी कैलकुलेट होती है। या नाउ लेट्स से कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट रियल जीडीपी ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन 2024, यू विल मल्टीप्लाई इट विद प्राइस ऑफ योर बेस ईयर, है ना, विच इज इन केस ऑफ इंडिया इज 2011-12। आपको रियल जीडीपी पता लग जाएगी, समझ में आया? नाउ दिस रियल जीडीपी, व्हाट रियल जीडीपी इज इन एक्सक्लूडिंग, इट इज एक्सक्लूडिंग ऑल दोज फैक्टर्स विच आर इन्फ्लेटिंग आर जीडीपीज वैल्यू, जो हमारी जीडीपी की वैल्यू को इन्फ्लेट कर रहे हैं, राइट?
जब हमारी कंट्री में कहा जाता है कि चेंज इन जीडीपी, जो ट्रायंगल का साइन होता है ना इकोनॉमी में, ये ट्रायंगल का साइन रिप्रेजेंट करता है चेंज को, ठीक है, कभी दिख जाए मान लो। सो व्हेन वी कैलकुलेट चेंज इन आवर जीडीपी, और लेट्स से व्हेन वी कैलकुलेट ग्रोथ और डिक्लाइन इन आवर जीडीपी इन परसेंटेज, वी आर कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी। वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट? रियल जीडीपी। सो चेंज इन जीडीपी इन परसेंटेज, द हेडलाइन मेजर इज रियल जीडीपी। अगर सरकार को नॉमिनल जीडीपी बतानी होगी कि नॉमिनल जीडीपी, तो वो बोल लेगी कि नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज डिक्रीज बकायदा। अगर उसने कहीं सिर्फ लिखा है कि जीडीपी ग्रोथ, सिर्फ जीडीपी ग्रोथ लिखा है, तो वो कौन सी जीडीपी है? वो रियल जीडीपी है। चेंज परसेंट उसको रियल जीडीपी उसका हेडलाइन रेट जो है वो रियल जीडीपी है। समझ में आया? कि कहीं अगर किसी सरकारी कागज में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि चेंज इन जीडीपी, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये नॉमिनल है या रियल है, क्योंकि वो रियल ही है, उसे ज्यूम करना है वो रियल है, क्योंकि हेडलाइन रेट रियल है। अगर नॉमिनल होगा तो सरकार लिखेगी नॉमिनल बकायदा एक्सप्लिसिटली। डन? समझ में आया यहां तक? चलें आगे। देखो बेस ईयर ध्यान रखना है कि 2011-12 है, और ये भी ध्यान रखना है क्यों, क्योंकि 2026 में फरवरी के बाद जो है बेस ईयर बदल जाएगा। अभी आने वाला जो 26 में आएगा ना, हाँ, तो उसमें बदल जाएगा बेस ईयर। उसमें जो हमारा बेस ईयर होगा वो 22-23 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? पर आपका पेपर दिसंबर 7 को हो रहा है, तो आपका बेस ईयर क्या है? 11-12 है। अगर यूपीएससी दे रहे हो मान लो, तो उसमें बेस ईयर क्या हो जाएगा? 22-23 हो जाएगा। लेट्स होप तब तक हो जाए। ठीक है, देखेंगे बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर ऐसी कैसे किसी को बेस ईयर रख देते हैं भाई? एक बात बताओ, 2022-23 को बेस ईयर चुना, वाई 2018 इज नॉट अ बेस ईयर? Why 2017 is not a base year? Why 2020 is not a base year? सोचो। दो चीजें होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जो बेस ईयर जब हम रखते हैं जो मायने रखते हैं। द फर्स्ट इज दैट द बेस ईयर शुड बी एज recent as possible. Base year should be as recent as possible. The second factor is that during this base year, there should be stability in prices. Stability in prices. फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2017 में डिमोनेटाइजेशन आ गया था, डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से इकोनॉमी हिल दिल गई। बीच में कोविड आ गया था, लॉकडाउन लग गए थे, इकोनॉमी हिल दिल गई थी, क्योंकि थोड़ा सा रखना पड़ता है ना उसको। अब अगर हर साल बेस ईयर बदलोगे उसको कोई फायदा नहीं है। फिर तो आपने रियल जीडीपी को नॉमिनल बना दिया। एक ह्यूज स्पैन ऑफ टाइम लेते हैं, देखते हैं भी इतने स्पैन ऑफ टाइम में इन्फ्लेशन का ड्रास्टिक चेंज आएगा भाई। नहीं सर, क्या चाहिए जरूरत है भाई थी स्टेबल होने बाई ते रिलेटिवली स्टेबल है, क्योंकि एज रिसेंट एज पॉसिबल होना चाहिए। तो अगर हम मान लो 16 से पहले वाला रखें, 15 का रख दें, वो रिसेंट नहीं है, राइट? सर जी मान लो ऐसा कुछ ना कि क्या नाम हम्म, वो 13-14 अच्छा जैसे मतलब वो तो पहले तो रैंक कर हाँ, उससे पहले 4-5 वाला था शायद। पहले कर दे रहे हैं। हाँ, 10 वाली नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि 10 साल बाद ही रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सेंसस वाला नियम नहीं है। स्टेबल की टर्म ना हाँ, ये दो फैक्टर्स मायने रखते हैं कि रीसेंट होना चाहिए। अगर मान लो 22 में कोरोना आता तो नहीं रखते 2022-23 वाला। पहले कंसीडर किया जा रहा था 2021-22, पहले कंसीडर किया जा रहा था 2021-22 को। क्यों नहीं रखा? क्योंकि भी कोविड का इम्पैक्ट था, सेकेंड वेव से बहुत दिक्कत हो गई थी, तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए 22-23 सरकार को लगता भी सरकार का डिस्क्रिप्शन है, राइट? बट जनरली टू फैक्टर्स व्हेन यू विल बिकम ऑफिसर, if you have to decide, you have to consider these factors. Done? चलें आगे। ऑनलाइन कोई डाउट? सिमरन ही है ऑनलाइन।
चलिए, अब ये प्राइजेस से ही एक और चीज निकलती है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर का मतलब इन्फ्लेशन के इफेक्ट को खत्म कर देना जीडीपी से। तो कैसे करेंगे खत्म? नॉमिनल जीडीपी, हाँ बोलो बोलो। नॉमिनल जीडीपी को रख देंगे रियल जीडीपी के सर पे और इनटू कर देंगे 100। जब हम ये करेंगे तो क्या होगा? तो जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। वो हमें ये पता लग जाएगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कितनी है इस टाइम पे। अब देखो, जीडीपी डिफ्लेटर किन किन कॉमोडिटीज पे लगता है? हर कॉमोडिटी पे लगेगा। इवन दोज कॉमोडिटीज विच वी आर एक्सपोर्टिंग, बट नॉट ऑन दोज कॉमोडिटीज विच वी आर इंपोर्टिंग। इंपोर्टेड कॉमोडिटीज और सर्विसेज इसमें से क्या होंगी? माइनस होंगी। बट एक्सपोर्टेड कॉमोडिटीज इसमें ऐड होंगी। यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर में सारे ही गुड्स की प्राइसेस की फ्लक्चुएशन को कंसीडर किया जा रहा है, एक्सेप्ट दोज विच वी आर इंपोर्टिंग। ये एक इन्फ्लेशन को फाइंड करने का तरीका है। बट हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन को फाइंड करने का तरीका जो हेडलाइन मेजर है वो क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में और जीडीपी में? डिफरेंस ये है भाई साहब कि जीडीपी की जो बास्केट है वो बहुत ज्यादा है। भाई जो जो गुड प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसके प्राइस की मेजरमेंट को ट्रैक करो। यहां पे प्राइस ऑफ बास्केट लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड जेसीबी थोड़ी खरीदेंगे। तो जेसीबी के गुड में अगर कुछ ऊंच नीच हुई, इन्फ्लेशन नहीं काउंट करेंगे उसको, राइट? जीडीपी डिफ्लेटर करूंगा, अगर यहां प्रोड्यूस हुई है तो मैं काउंट करूंगा, ये नहीं करेगा। ये हमारी हाँ, सीपीआई है हमारी। जब हम बोलते हैं ना इन्फ्लेशन 4% से बढ़ गई, तो सीपीआई बढ़ता है 4% से, ठीक है? जीडीपी डिफ्लेटर नहीं। समझ में आया? जैसे पीछे हम कह रहे थे कि देखो जरूरी, अगर देखो सीपीआई ज्यादा होता है ना तो आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है, पॉलिसी रेट, है ना? बट अगर हम कहें कि सिर्फ अब जो बास्केट है हमारी, ध्यान रखना है आपको, हमारी बास्केट में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो फूड एंड बेवरेजेस का है। बट एज पर दी एक्सपेंडिचर सर्वे, रीसेंट एक्सपेंडिचर सर्वे, इंसान उतना ज्यादा खर्च नहीं कर रहा फूड एंड बेवरेजेस पे, वो कम खर्च कर रहा है, दूसरी चीजों पे ज्यादा खर्च कर रहा है। तो अगर आप कह देंगे कि भाई इन्फ्लेशन 10% हो गई बिकॉज शायद फूड एंड बेवरेजेस की कीमत बढ़ी है, बाकी चीजों की कीमत घट गई हो, क्या पता है इतनी ना बढ़ी हो, इस वजह से आपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर लिया, अब इन्वेस्टमेंट मर गई इकोनॉमी के अंदर। तो इसलिए पीछे कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जीडीपी डिफ्लेटर को बनाया जाए हेडलाइन रेट, इसलिए मैंने आपको जीडीपी डिफ्लेटर बताया, इंपॉर्टेंट है। डन? अगर ये आ गया तो आसान होगा, पर ये पूछेगा नहीं, वो कंपेयर करके पूछेगा दोनों को, ठीक है? तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलें आगे। प्रोडक्ट में सीधा वो जीबीए है ना, वो लगता है। अभी देख रहे हैं, जा रहे हैं, एंड में ये सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया। अब एक होती है मार्केट प्राइस और एक होता है, इक्वल टू नहीं लिखेंगे यहां पे, एक होता है आपका फैक्टर कोस्ट। क्या डिफरेंस है दोनों में? मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट क्या है? ठीक है, फैक्टर कॉस्ट है कि चीजें चीप ना ऑर्डर के अच्छा। ठीक है, पहले मार्केट प्राइस देखते हैं। मार्केट प्राइस भाई सुबह एक बोल रहा है कि वो जिस पे चीज बिक रही है, यानी कि मार्केट प्राइस वो है जो हाउस होल्ड्स, कौन? हाउस होल्ड्स इनकर कर रहे हैं वाइल परचेजिंग द गुड। यानी कि जब आप ईमानदारी से बताओ, जब आप सामान खरीद, पहले ये बताओ, टैक्स और सब्सिडी पता है क्या होती है ना? टैक्स किसी गुड के प्राइस को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है? इंक्रीज करता है। सब्सिडी कम करती है, ज्यादा करती है?
कम करती है, राइट। सब्सिडी से सरकार क्या करती है, पुश करती है लोगों को कि लो गुड खरीदो। टैक्स से लोगों को क्या करती है सरकार, पुल कर लेती है कि आप मत लो। समझ में आया? तो हाउस होल्ड्स एक गुड को परचेज कर रहे हैं, मार्केट प्राइस वो है, यानी कि भाई आप दोनों गए, आपने दोनों ने कुछ सामान लिया, लेट्स से कोल्ड ड्रिंक ली आपने, वो जिस प्राइस पे ली मार्केट से उसको हम बोल देते हैं मार्केट प्राइस। अब क्या उस प्राइस में टैक्सेस ऐड है या नहीं है? हैं। ये कौन से टैक्सेस हैं? डायरेक्ट टैक्स ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो है जो तुझ पे लगा है और तुझसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो हाँ लगा किसी और पे है पर कैलकुलेट तुझसे किया, किसी और से किया जा रहा है इनडायरेक्टली, है ना। तो ये कौन से टैक्सेस हैं? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसको हम बोल देते हैं जीएसटी। बट इन जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, मान लो आप इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी लिखा गया, जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। सब्सिडी माइनस होंगी या प्लस होंगी? क्या होंगी? क्यों? क्योंकि वो हाँ बोलो। बट ये बता कि पक्का माइनस हो ये तो रट्टा है, ये बताओ माइनस क्यों होंगी? ये तो तोड़ना है आपका रट्टा मेरे को। टैक्स है क्योंकि जब आप मार्केट में सामान लेने जाओगे, हाँ, हाँ तो कट कटा के मिलेगी आपको, है ना। तो वो क्या है, माइनस होगी, क्योंकि वो गुड के प्राइस में से कट चुकी है। समझ में आया? अगर सरकार बोलती है कि घरों पे सोलर पावर प्लांट लगाओ, हम तुम्हें सब्सिडी देते हैं, तो इसका मतलब कि जो प्रोड्यूस कर रहा है ना भाई, उसको सब्सिडीज मिल रही हैं, इसीलिए वो अपने प्राइस को कम कर रहा है। तो सब्सिडी जुड़ चुकी है, तो आप क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। समझ में आया यहाँ पे? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। ये प्लस माइनस कहां हो रहा है? ये उसमें हो रहा है जो लोगों को दिया जा रहा है। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो पैसे आपने उनको दिए हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, वो क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। जब उस फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम टैक्सेस को जोड़ देंगे और सब्सिडीज को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगा। समझ में आया? ये जो मैं इधर समझा रहा था प्लस, ये तो मैं इफेक्ट बता रहा था कि जब आप सामान लेने जाते हो तो उसके अंदर टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, और सब्सिडीज की वजह से प्राइस में से क्या होता है? वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो एक वैल्यू को बढ़ाता है, एक वैल्यू को घटाता है। ये बढ़ाव घटाव हो रहा है इसके कंटेक्स्ट में कि फैक्टर कॉस्ट में जब आप इनडायरेक्ट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू को ऐड कर दोगे और सब्सिडीज की वैल्यू को घटा दो, तो क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? एंड जीडीपी कैन बी वैल्यूड एट बोथ। जीडीपी कैन बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और इट कैन बी वैल्यूड एट फैक्टर प्राइस। कॉस्ट हाँ, तो मार्केट प्राइस में से आप इनडायरेक्ट टैक्स घटा देना, सब्सिडी जोड़ देना, हाँ पुट्ठा हो जाएगा। क्योंकि अब सीधा सीधा समझो ना कि जब फैक्ट्री में आप मजदूरों को पेमेंट कर रहे हो तो टैक्स का तो उसमें है ही नहीं कुछ इंक्लूड, है ना, और सब्सिडीज का उसमें जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? सिमरन है? कोई नहीं होना। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब है एक और प्राइस, उसका नाम है बेसिक प्राइस। उसका नाम है बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस को फैक्ट्री गेट प्राइस भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब मेरे को लिटरली इसका मतलब बताओ।
फैक्ट्री गेट प्राइस का। सर जब तक वो मार्केट में नहीं गई। हाँ, इसका मतलब क्या है कि सामान बन के तैयार है, मार्केट में नहीं गया अभी तक। मार्केट में नहीं गया मतलब कि उसका ना तय नहीं हुआ अभी प्राइस की, मार्केट की मांग होगी तो उसके बाद जो प्राइस डिसाइड होगा। वो तो बनने से पहले तय हो जाता है। मार्केट में नहीं गया मतलब कि इस पे कुछ काइंड ऑफ टैक्सेस, है ना, कुछ काइंड ऑफ टैक्सेस और कुछ काइंड ऑफ सब्सिडीज का इफेक्ट नहीं पड़ा है। इस पे कुछ काइंड ऑफ टैक्सेस का और कुछ काइंड ऑफ सब्सिडीज का इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ा है। समझ में आया यहां तक? तो भाई साहब अभी तक इसमें कुछ, मैंने कहा कुछ काइंड ऑफ टैक्सेस, सभी टैक्सेस नहीं कहा मैंने, कुछ काइंड ऑफ टैक्सेस और कुछ काइंड ऑफ सब्सिडीज का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ा है। यानी कि अभी तक हमने इसमें से कुछ काइंड ऑफ टैक्सेस जोड़े नहीं है और कुछ सब्सिडीज घटाई नहीं है। ये कौन से काइंड ऑफ टैक्सेस और कौन सी काइंड ऑफ सब्सिडीज है? देखो, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, थोड़ा यहां चलते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो दो तरीके का है। एक है प्रोडक्ट टैक्स और एक है प्रोडक्शन टैक्स। एक है प्रोडक्ट टैक्स और एक है प्रोडक्शन टैक्स। फर्क क्या है? देखो, प्रोडक्ट टैक्स ना क्वांटिटी बेस्ड है, वॉल्यूम बेस्ड है, कि भाई अगर तूने 10 जूते बनाए तो 10 पे इतना टैक्स लगेगा। प्रोडक्शन टैक्स में मायने नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी फैक्ट्री, आप जहां पे आप सामान बना रहे हो, नाउ द टैक्स यू आर पेइंग टू यूज अ पर्टिकुलर मशीन, इट इज इररिलेवेंट टू द क्वांटिटी यू आर प्रोड्यूसिंग। कि भाई लैंड का अगर आप कोई टैक्स दे रहे हो, लैंड ड्यूटी दे रहे हो मान लो, तो उसको नहीं मतलब कि आपने साल में 2 जूते बनाने हैं 10 बनाने हैं। वो तो ये देखेगा भी दुकान लिया तूने प्रोडक्शन के लिए लिया ना, टैक्स दे, बात खत्म। समझ में आया? कुछ फीस ऐसी है जो ये नहीं देखेंगे कि भाई आप प्रोडक्शन कितनी कर रहे हो, भाई आप 2 जूते बना रहे हो या आप 10 बना रहे हो, उस हिसाब से मैं टैक्स लूंगा। नहीं, वो ये नहीं देख रहा। वो ये देख रहा है कि प्रोडक्शन हो रही है ना, बात खत्म। यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है तो भाई टैक्स तो लगेगा। प्रोडक्ट टैक्स, भाई अगर 2 बनाए हैं तो 2 लग जाएगा, 3 बनाए हैं तो उतना टैक्स लग जाएगा, 4 बनाए हैं तो उतना टैक्स लग जाएगा। अगर 10 बनाएगा तो ज्यादा लगेगा, 5 बनाएगा तो कम लगेगा। क्वांटिटी पे बेस्ड है। ऐसे ही सब्सिडी भी है। जो सब्सिडी है उसके भी 2 ही टाइप्स है, एक प्रोडक्ट सब्सिडी है और एक प्रोडक्शन सब्सिडी है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस जो सरकार ने आपको सब्सिडी दी, राइट, इररिलेवेंट टू द क्वांटिटी यू आर प्रोड्यूसिंग, दैट इज प्रोडक्शन सब्सिडी। पंजाब की सरकार बोलती है कि हमारे यहां पे आइए और आके यहां पे लेट्स से कि एक्स गुड्स की फैक्ट्रीज लगाइए, हम आपको सब्सिडी देंगे। आपने फैक्ट्री लगाई, हमने आपको लैंड पे सब्सिडी दी। हमें नहीं मतलब आप 2 गुड़ बना रहे हैं 4 बना रहे हैं, हमने आपको सब्सिडी तभी दे दी जब आपने खरीद के वहां पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी। अब वो कहे कि अगर आप 100 बनाओगे तो हम आपको ज्यादा देंगे, 10 बनाओगे तो हम आपको कम देंगे। समझ में आया? कि अगर 100 बनाओगे तो भाई ज्यादा सब्सिडी देंगे, अगर कम बनाओगे तो कम सब्सिडी देंगे। समझ में आया? ये क्या है? प्रोडक्ट सब्सिडी है। यहां तो कोई दिक्कत क्या है? प्रोडक्शन टैक्स हाँ, मतलब प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी इररिलेवेंट है क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से। प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी रेलेवेंट है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से। डन? सिमरन, चलिए अब बैक टू बेसिक।
अब भाई बेसिक प्राइस क्या है? जब आप मार्केट प्राइस में से जब आप मार्केट प्राइस में से प्रोडक्ट टैक्स घटा दो। क्या घटा दो? प्रोडक्ट टैक्स घटा दो। कि मार्केट प्राइस है कोलगेट का, मार्केट प्राइस मतलब कि आप खरीदने गए हो तो मार्केट के अंदर है वो गुड। अब आपने उस गुड पे से जो उसके ऊपर प्रोडक्ट टैक्स लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है? प्रोडक्ट टैक्स लगा हुआ है, जो उसकी वॉल्यूम के साथ रेलेवेंट है, वो घटा दिया। वो क्या कर दिया? घटा दिया। और उसकी प्रोडक्ट सब्सिडी क्या कर दी? ऐड कर दी। प्रोडक्ट सब्सिडी क्या कर दी? ऐड कर दी। तो अभी जो इस गुड की वैल्यू है ना, ये वो है जब ये फैक्ट्री के गेट पे खड़ा होगा और मार्केट में आने के लिए तैयार होगा। क्योंकि जैसे ये मार्केट में आया है ना, वैसे ही इस पे प्रोडक्ट टैक्स भी लग गया और इस पे प्रोडक्ट सब्सिडी कम हो गई। क्योंकि आपको मिला है ना, ये सब्सिडी कट के मिला है और टैक्स आपको देना पड़ रहा है, राइट? अभी बेसिक प्राइस क्या हुआ फिर? व्हेन यू माइनस द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट टैक्स and add the effect of product subsidy in market price, you will get what? You will get basic price or price of the good when it is standing at factory gate. समझ में आया यहां तक? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे। फिर फैक्टर कॉस्ट क्या होगी यार? कहां से फैक्टर कॉस्ट है मटेरियल, फैक्टर कॉस्ट होता है। अच्छा, अगर हम यहां देखें, ये क्या है? ये क्या है? अरे क्या हो गया भाई, चक्कर आ गया। ये इतना हिस्सा, ये क्या है? बेसिक प्राइस है। इतना समझ में आ गया ना? ये इतना हिस्सा क्या है? बेसिक प्राइस। छोड़ दो, भूल जाओ, ये भूल जाओ। अभी यहां ध्यान दो, मार्केट प्राइस में से अगर हम माइनस करें प्रोडक्ट टैक्स भी और प्रोडक्शन टैक्स भी, प्रोडक्ट टैक्स भी और प्रोडक्शन टैक्स भी, तो मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया हमने कंप्लीटली मार्केट प्राइस में से, और मार्केट प्राइस में हम ऐड कर दें प्रोडक्शन सब्सिडी भी और प्रोडक्ट सब्सिडी भी, प्रोडक्शन सब्सिडी भी और प्रोडक्ट सब्सिडी भी, तो आपने सब्सिडी ऐड कर दी। ये क्या बन गया? जब मार्केट प्राइस में आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो और सब्सिडी ऐड कर दो, क्या बन जाता है? फैक्टर कॉस्ट बन गया। तो अभी क्या है फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू बेसिक प्राइस में से प्रोडक्शन टैक्स माइनस कर दो और प्रोडक्शन सब्सिडी ऐड कर दो। यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट फैक्टर कॉस्ट। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे कि भाई फैक्टर कॉस्ट? यार मुझे एक बताओ, मार्केट प्राइस में से जब हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं और सब्सिडी ऐड कर देते हैं, फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। बहुत नॉर्मल है। हमने वही तो पीछे हमने यहाँ नीचे बिल्कुल यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि इनडायरेक्ट टैक्स दो तरीके का है, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, और सब्सिडी भी दो तरीके की है, प्रोडक्ट सब्सिडी और प्रोडक्शन सब्सिडी। तो अब हमने क्या करा? हमने वही तो माइनस करा है, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स माइनस करा है, प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी ऐड करी है। तो यानी कि सब्सिडी और टैक्स का ही तो खेल है सारा। हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ गया। मैंने आपको पहले बताया था, जब मार्केट प्राइस में से आप प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी करते हो, ऐड है माइनस, तो आपके पास बेसिक प्राइस आ जाता है। तो यानी कि फैक्टर कॉस्ट में से अगर बेसिक प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो बेसिक प्राइस में प्रोडक्शन टैक्स माइनस कर दो और प्रोडक्ट टैक्स प्रोडक्शन सब्सिडी ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो अब सवाल ये है आपसे, धैर्य से जवाब देना है, क्या बेसिक प्राइस के अंदर, क्या बेसिक प्राइस के अंदर प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं? क्या बेसिक प्राइस के अंदर प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं? मां बोलना नहीं है, सोचना है बस।
सोचो सोचो। सिमरन, क्या प्रोडक्शन टैक्स के अंदर, सॉरी, क्या बेसिक प्राइस के अंदर प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं? नहीं होते। यहां पढ़ो अब। अगर नहीं होते तो माइनस करने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं सर, मैं तो नहीं बोल रहा नहीं नहीं, मैं यहाँ इस फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ो कि बेसिक प्राइस में अगर प्रोडक्शन टैक्सेस नहीं थे तो यहां माइनस क्यों कर रहे हैं हम? माइनस तो वो चीज होती है ना जो हो। बेसिक प्राइस में इसका मतलब प्रोडक्शन टैक्सेस है ना। मान लो आपको फैक्टर कॉस्ट नहीं निकालनी, क्या इनके अंदर प्रोडक्शन टैक्सेस है? क्योंकि ये फैक्ट्री गेट का प्राइस है। फैक्ट्री गेट का मतलब गुड़ अभी फैक्ट्री की गेट के पे खड़ा है बाहर बिकने के लिए, तो जो प्रोडक्शन के टाइम पे टैक्सेस लगाए गए होंगे वो तो इसमें होंगे ना, और जो प्रोडक्शन के टाइम पे सब्सिडीज लगी होंगी वो इसमें नहीं होंगी। तभी तो हमने ये घटाव बढ़ाव किया, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में नहीं फर्क पड़ता हमें प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज का, क्योंकि जो हम फैक्टर्स को पेमेंट करते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो इररिलेवेंट होती है टैक्स टुक्स से, सब्सिडी सब्सिडी से। सर ये जो माइनस कर रहे हैं हाँ, नहीं है ना। ये तो सिंपल मैथ है कि ये तो कॉमन सेंस है कि माइनस वही चीज करते हो जो होती है, जो है ही नहीं उसको माइनस थोड़ी करते हैं, उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मैथ नहीं पढ़ाया आपको, ये मैंने बेसिक पढ़ाया है आपको। डन, चले आगे। सिमरन डन। अब आपके हेडलाइन मेजर्स क्या हैं? ये वही क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं कि सर जीडीपी क्या होती है हमारी, एमपी होती है, एफसी होती है। देखो जीडीपी का हमारा हेडलाइन मेजर जो है वो जीडीपी एट एमपी है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ करंट ईयर, जीडीपी एट एमपी ऑफ करंट ईयर। जब हम बोलते हैं ना कि इंडिया की जीडीपी क्या है, हम बोलते हैं इंडिया की जीडीपी है 4.5 करोड़, दिस इज आर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस ऑफ करंट ईयर, 4.5 करोड़। ठीक है, यानी कि इसके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट होगा। एंड आर हेडलाइन मेजर फॉर जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, it is our GDP at basic prices. It is our GDP at basic prices of current year. Basic prices of current year, हाँ जी, ठीक है। जीडीपी एट बीपी ब्रैकेट में करंट ईयर लिख लो, जीडीपी एट बीपी डाल के ब्रैकेट में करंट ईयर लिख लो, ऐसे ही ऊपर। डन। एंड आर जीडीपी ग्रोथ, अगर जीडीपी ग्रोथ बतानी है उसका हेडलाइन मेजर क्या होगा? चेंज इन जीडीपी परसेंटेज, चेंज इन जीडीपी परसेंटेज मेजर्ड एट करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस, चेंज इन जीडीपी परसेंटेज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस, यानी कि रियल जीडीपी। समझ में आया? ये आपके हेडलाइन मेजर्स हैं, यही सरकार करती है और कुछ नहीं करती। डन। कैसे करते हैं हम एस्टिमेशन जीडीपी की? यार ये गलती होगी, एस्टिमेशन हम प्रोडक्ट मेथड से नहीं करते, एस्टिमेशन हम वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं। प्रोडक्ट मेथड से हम नहीं करते एस्टिमेशन, वैल्यू एडेड मेथड से कैसे करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक पोर्टल है MCA 21, जहाँ पे सारी जो है कंपनीज फर्म्स जो है रजिस्टर करती हैं अपने आप को, तो उनका डाटा उनके पास होता है, तो सो सारी अपलोड क्या करती हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अपलोड करती हैं, है ना, अपनी बैलेंस शीट्स अपलोड करती हैं। उसमें हम देखते हैं भी इनको कितना, इन्होंने वैल्यू ऑफ आउटपुट थी, कितनी वैल्यू ऑफ इनपुट थी, उसको माइनस करके हम वैल्यू एडिशन का सम निकाल लेते हैं। मान लो आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का वैल्यू एडिशन का सम निकाल लिया, आप अब उसको क्या करते हो? एक्स्ट्रापोलेट करते हो। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब कुछ ऐसी कंपनीज भी होंगी जिनका डाटा नहीं आता होगा MCA 21 पे, तो आप उनके ऊपर उस डाटा को प्रोजेक्ट करते हो, राइट, और उससे आप निकालते हो पूरा जीडीपी का एस्टीमेट। डन। वैल्यू एडेड मेथड है, ग्रोस वैल्यू एडिशन नहीं है। मैंने भी ऊपर बताया ना आपको, जीडीपी इज व्हाट, अगर जीडीपी कोई पूछ ले आपसे तो जीडीपी क्या है? जीडीपी एट एमपी करंट ईयर प्राइस, बात खत्म, ये आपकी जीडीपी है।
है ना, बट इट इज फाइंडेड वाया वैल्यू एडिशन मेथड। इसको निकालने का तरीका क्या है, वैल्यू एडिशन मेथड। डन। चलिए, तो ये था आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, कल मिलते हैं। कल इन्फ्लेशन होगा। सर एक वैसे डाउट है, आप बता रहे थे कि जीडीपी डिफ्लेटर को जीडीपी कैलकुलेट करने को बोल रहे हो, वो कैसे? जीडीपी डिफ्लेटर सिमरन जीडीपी कैलकुलेट नहीं करता। जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी से इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकालता है, ये उसका काम है। तो वो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेटिव है। जैसे हमारा इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का हेडलाइन मेजर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऐसे ही जीडीपी डिफ्लेटर भी एक तरीका है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।